नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के चौथा पहर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं और उनमें से खास करके वैसे लोग जो जीवन में एक निश्चित मुकाम को प्राप्त कर पाए हैं, उनका समाज और राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। हम इसी सब विषय पर चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं डॉक्टर रंजना मिश्रा जी, जो SKMCH की रिटायर्ड HOD हैं और इस शहर ही नहीं उत्तर बिहार की प्रख्यात महिला रोग विशेषज्ञा हैं। रंजना मिश्रा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में जो आपका प्रारंभिक जीवन काल था वो कैसा रहा, विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए बताएं। मेरा प्रारंभिक जीवन काल बहुत ही अच्छा रहा। मेरा जन्म पटना में हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई MBBS का कोर्स सब मैंने पटना से किया। पटना में PMCH से मैंने MBBS का पढ़ाई किया। डिप्लोमा भी मैंने PMCH से किया। MD डिग्री मैंने दरभंगा से ली। चूँकि मेरा मुजफ्फरपुर घर दरभंगा के नज़दीक था। मेरे बच्चे उस समय छोटे छोटे थे। तो मैं ही आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपका घर मुजफ्फरपुर में था तो पटना में जो आपकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक हुई वो किस कारण से हुई? क्योंकि मेरा जन्म पटना में हुआ था। आपके माता पिता वहीं? मेरे माता पिता सब पटना में ही रहते थे। तो उन दिनों जो आपके लालन पालन में आपके माता पिता का जो योगदान था या जो आप प्रारंभिक शिक्षा शुरू की, उसके बारे में विस्तार से बताएं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पटना ही में हुई। मैंने वहाँ बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल से स्कूलिंग किया। उसके बाद सीधे 12th के बाद मैं PMCH में प्री मेडिकल, उस समय प्री मेडिकल कोर्स था, प्री मेडिकल में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने, यानी आज के जैसा उन दिनों मेडिकल में जाने के लिए जैसे आज कंपटीशन देना पड़ता है, बच्चे तैयारी करते हैं और उसके बाद उनका दाखिला उनके परफॉर्मेंस के आधार पर होता है, उन दिनों इस तरह का वातावरण मार्क्स बेसिस पर था। कैसे होता था, जरा इसको भी बताएं। उन दिनों मार्क्स बेसिस पर मेडिकल का कोर्स स्टार्ट हम लोग करते थे। लेकिन बाद में PG के लिए मैंने कंपटीशन दिया और उसमें मेरा 16वां रैंक था। बिहार में 16वां रैंक था। मैं तो जिस मेडिकल कॉलेज में चाहती मेरा एडमिशन वहीं होता, लेकिन मेरा घर मुजफ्फरपुर था, मेरे बच्चे मुजफ्फरपुर में रह रहे थे, इसलिए मैंने दरभंगा को चॉइस दिया, ऑप्ट किया। और बोलिए, आपको मेडिकल में जाने की प्रेरणा कैसे मिली? मेरा जन्म पटना में हुआ था। मेरे अगल बगल में डॉक्टर अनमोला सिन्हा, डॉक्टर UN शाही, इन लोगों का घर था और सभी लोगों का मेरे घर में आना जाना था। मेरे मदर फादर के दोस्तों में ये लोग थे, अनमोला सिन्हा और डॉक्टर UN शाही। उन लोगों से मैं बहुत प्रेरित हुई डॉक्टर बनने के लिए। क्योंकि उन लोगों का घर में आना जाना था, दिन रात उन लोगों को देखती थी, तो उन लोगों को ही देखकर आपके अंदर ये इच्छा जगी कि मैं भी डॉक्टरी पेशे में जाऊं। तो जब मार्क्स के आधार पर मेडिकल में चयन होता था तो आपने ये निर्णय लिया खुद कि मुझे गायनेकोलॉजी में जाना है, या आपको गायनेकोलॉजी के लिए ही चयन किया गया? नहीं, उस समय पहले तो मेडिकल में एडमिशन होता था। हमने मेडिकल का कोर्स पूरा किया, 5 साल का, 4.5-5 साल का कोर्स था, वो मैंने पूरा किया। उसके बाद हम लोगों की PG की पढ़ाई होती थी, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसमें मैंने चॉइस दिया कि हमको मुझे गायनी चाहिए। वो आपकी पसंद थी? मेरी पसंद थी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचकर, क्या ऐसी इच्छा जगी कि मुझे गायनेकोलॉजी विभाग में ही जाना है, मुझे एक सफल गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना है, इसी क्षेत्र में मरीजों की सेवा करनी है? क्योंकि मुझे स्त्री गायनिक में इंटरेस्ट था और जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट लोग थे, जैसे डॉक्टर अनमोला सिन्हा थी, इन लोगों को देख के मैं प्रेरित हुई कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। गायनेकोलॉजी चुनने के लिए
आपने जब पसंद किया और वो मिला, तो आपको कॉलेज का भी चयन जब होना होता है तो आप पसंद से चुनी या आपको कॉलेज खुद से मिल गया? मैंने अपने पसंद से पीएमसीएच को चुना, क्योंकि मेरा घर पटना में मेरा अपना घर है, इसलिए मैंने पीएमसीएच को चुना और पीएमसीएच की पढ़ाई भी अच्छी है। गायनाकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, आप उन परिवर्तनों के बारे में कुछ बताएं। अभी तो नए नए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आए हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ और इधर में लिप्रोस्कोपिक से हम लोग बहुत कुछ डायग्नोज कर लेते हैं। तो पहले का जो गायनाकोलॉजी था और अभी जो है उसमें कुछ फर्क दिख रहा है? अभी थोड़ा, हम लोग तो पहले ही के डॉक्टर थे, पहले ही के डॉक्टर हैं, और पहले भी हम लोग ऑपरेशन करते थे और आज भी उसी ढंग से ऑपरेशन करते हैं। लेकिन अब नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जैसे उस टाइम में अल्ट्रासाउंड नहीं था, अब अल्ट्रासाउंड आ गया है, तो उससे बहुत कुछ डायग्नोज हो जाता है हम लोग को। तो जैसे आजकल लेप्रोस्कोपी सिस्टम से सर्जरी होता है, तो मुझे ये जानना है कि आप जैसे जो सीनियर लोग हैं अपने आप को समय के साथ अपडेट करते जाते हैं? हाँ, हम लोग अपने को अपडेट करते हैं। अल्ट्रासाउंड मैंने नया सीखा, लेप्रोस्कोपी भी नया नया हम लोगों ने सीखा। तो सीखते वक्त कुछ कठिनाइयाँ महसूस हुई या बहुत सरलता से आपने इस तकनीक को अपने जीवन में अपना लिया? चूँकि मैं मेडिकल कॉलेज में थी, इसलिए मैंने सरलता से इन सब टेक्निक को अपना लिया। मुझे आपसे ये जानना है कि आपके पेशे में आज और उन दिनों दोनों ही समय में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? पेशे में अब तो नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ, लिप्रोस्कोपी हुआ, तो इससे सब कुछ बहुत आसान हो गया है। नहीं, जो हमारे चिकित्सक लोग हैं जो इस तरह की सेवा करते हैं, मुझे ये जानना है कि आप जब प्रारंभ की थी, फिर आपका समय आगे बढ़ा और अभी जो वातावरण है टेक्नोलॉजी के अलावे चिकित्सा का जो और सब वातावरण है, मैं वैसे परिवर्तन के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहले हम लोग मरीज को देख के ही डायग्नोसिस कर लेते थे, मरीज को देख के एग्जामिन करके उसका अगर ऑब्स्टेटिक है तो उसमें बच्चा लाइव है, डेड है, ये सब पहले हम लोग अपने खुद से क्लिनिकल सेंस से और जो हम लोग के पास जो उपकरण थे उसी से हम लोग समझ लेते थे। लेकिन अब तो उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। मतलब बहुत सारी जो आज की जांच पर व्यवस्था है वहाँ तक आप लोग नहीं भेजा करते थे, जो आज अनिवार्य हो गया है। हाँ, अब तो सब कुछ अनिवार्य हो गया है, क्योंकि मरीज को बताना पड़ता है कि आपका बच्चा ठीक है या डेड हो गया है, फिर अंदर में मर चुका है, ये सब अब बताना पड़ता है। जब कोई क्रिटिकल स्थिति में, नाजुक स्थिति में मरीज आपके पास आता है इलाज के लिए, तो एज ए डॉक्टर आप उसको किस तरह से प्रोत्साहन देते हुए, उसके चेहरे पर खुशी लाते हुए उसका इलाज करती थी या करती हैं? मैं पहले तो उसको अच्छी तरह एग्जामिन करती हूँ, जब एग्जामिन करके उसका क्या प्रॉब्लम है ये समझती हूँ। अगर वो बहुत डर रही है तो उसको प्रोत्साहन देती हूँ कि नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत अगर ऑपरेशन करना है तो वो भी बहुत बताते हैं हम लोग कि बहुत आसानी से हो जाता है, तुमको कोई डरने की बात नहीं है। आजकल देखा ये जा रहा है कि प्रायः वैसी मरीजों को धड़ल्ले से सर्जरी के लिए रिकमेंड डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। ऐसा करना क्या अनिवार्य है या फिर बिना उसके काम चल सकता है? नहीं, देखिए, अगर हम लोग एग्जामिन करते हैं और लगता है कि नहीं इसको डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगा, तो कभी कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि हम ऑपरेशन करके बच्चा को निकालें या ऑपरेशन बिना मतलब के ऑपरेशन करें। ऐसा हम लोग की चाहत नहीं है। परिस्थिति बस ऐसा करना पड़ता है। परिस्थिति बस ही
जब जरूरत होता है तभी हम लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारी जांच डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं, उसके बाद चिकित्सा को आगे बढ़ाते हैं। प्रायः यह देखा जाता है हमारे आपके जैसे वरिष्ठ डॉक्टरों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा, कि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये कहाँ तक सच है? कंफर्मेशन के लिए तो हम लोग को करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी को ऑपरेशन का सजेस्ट की है तो उसको तो जानना जरूरी है ना, मरीज को भी जानना जरूरी है, उसके रिश्तेदार को भी जानना जरूरी है कि किस कारण से हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। मान लीजिए यूट्रस में बड़ा सा ट्यूमर है, तो अगर हम लोग खुद से जान गए कि ये ट्यूमर है और मरीज को नहीं दिखा है तो वो तो ठीक बात नहीं होगी। इसलिए उसके लिए हमको अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी हो जाता है, लेप्रोस्कोपी बहुत सारी परिस्थिति में लेप्रोस्कोपी करना पड़ता है, जो बहुत आसानी से हो जाता है। आपकी पहली पोस्टिंग कब और कहाँ हुई? मेरी पहली पोस्टिंग श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में ही हुई थी और अंत तक वहीं आप बनी रही? अंत तक मेरा प्रमोशन होते गया और मैं वहीं रह गई। क्या आप बीच में मेरा 2 साल के लिए पटना में बीच में दरभंगा में पोस्टिंग हुई, फिर पटना में भी सेक्रेटेरिएट मैंने ज्वाइन किया। चूँकि मुजफ्फरपुर मेरा घर था, मेरे हस्बैंड मुजफ्फरपुर में ही पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में HOD थे, इसलिए मेरी इच्छा थी कि हम लोग साथ रहें। इसलिए अपने मैंने अपने पसंद से कोशिश करती रही कि मेरी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में ही हो, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में ही हो। जी जी। क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो यहाँ एक ही था जी। और परिवार के साथ रहना, पूरे परिवार के साथ समय बिताना, बच्चों का सलीके से लालन पालन करना, देखभाल करना, ये तभी मुमकिन है जब परिवार साथ हो। आपके जीवन में, अपने पेशे में कुछ इस प्रकार के पुरस्कार, कुछ इस तरह की आपको अचीवमेंट हो तो आप उसके बारे में बताएं। पुरस्कार क्या कहिएगा, लेकिन फिर भी प्रमोशन तो मेरा बराबर होते रहा और बराबर मैं अच्छा करती रही। ऑपरेशन भी मेरा बहुत अच्छा होता था, मेडिकल कॉलेज में भी मेरा अच्छा नाम था। तभी तो आप इस शहर की ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार की प्रख्यात चिकित्सिका हैं, ये तो सबको पता है। इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं कुछ राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या आपके पेशे के स्तर पर कुछ वैसे पुरस्कार मिले हों तो हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी हो। मैं अपनी सोसाइटी में, जो हम लोगों का एक सोसाइटी है मुजफ्फरपुर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक सोसाइटी, उसमें बहुत साल तक प्रेसिडेंट रही, सेक्रेटरी रही। तो ये सब आपकी सफलता है। यही तो हम लोगों को, अपने दर्शकों को आप लोगों के मुखारबिंद से सुनवाना है कि आदमी यूं ही महान या बहुत बड़ा सफल व्यक्ति नहीं बन जाता। उसका जो कठिन परिश्रम है, उसका जो लगन है, उसने जो पसीना चुआए हैं, सबका योगदान होता है। तो प्रेसिडेंट रहीं, उस तरफ आपका क्या कुछ काम होता था एज ए प्रेसिडेंट? आप क्या अपने डॉक्टरों को, अपने एसोसिएशन में क्या सहयोग देती थी? मेडिकल कॉलेज में जब हम थे तो उस टाइम हम लोग ऑपरेशन में अपने दैनिक ये हम लोग का जो रूटीन होता था उसमें हम लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनत। ऑपरेशन में भी हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि कोई गड़बड़ ना हो और बहुत मेहनत से हम लोग वहाँ काम करते थे। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में हम बहुत मेहनत से अपना काम करते थे, तभी तो इतना नाम बना। मैं जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि मेडिकल के पेशे के अलावा आपका सामाजिक अगर कोई और सरोकार रहा हो, लगाव रहा हो, तो ऐसे अनछुए पहलुओं को आप हमारे दर्शकों के लिए साझा करें। मेडिकल में ही हम कोशिश करते थे कि जितना उन लोगों को फ़ायदा हो सके, जितना अच्छा उन लोग को हम दे सके वैसा दें, बढ़िया ऑपरेशन करें। जितना किसी को अगर पैसा की कमी है तो उसको हम लोग पैसा भी देते थे,
जैसे जब मैं सदर में काम करती थी तो उस टाइम बहुत लोगों को एनेस्थीसिया, उस टाइम तो ईथर वगैरह से होता था, तो उसके लिए मैं पेशेंट को पैसा भी देती थी, जो इस पैसे से लेके आओ। आप सदर हॉस्पिटल में भी रही हैं? मेडिकल कॉलेज पहले सदर से मर्ज था। अच्छा। हाँ, यानी जो डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में होते थे वो सदर में भी जाते थे। उस टाइम हम लोगों का मेडिकल कॉलेज से सदर अस्पताल मर्ज था। दोनों जगह के लिए कॉमन डॉक्टर होते थे? कॉमन डॉक्टर होते थे। तो जब आप शुरू के कुछ दिनों में, जी। उसके बाद फिर हमारा मेडिकल कॉलेज से बिल्कुल सदर अस्पताल बिल्कुल कट गया। वहाँ की टीम अलग और यहाँ की टीम अलग। तब आप अस्थायी रूप से मेडिकल कॉलेज की मेडिकल कॉलेज सदस्य? मैं पहले भी अस्थायी रूप से मेडिकल कॉलेज की ही ये फैकल्टी में थी जी, शुरू से। तो एक तरफ तो आपको एज ए डॉक्टर मरीजों की सेवा करना, लेकिन दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता था। दोनों में सामंजस्य बिठाना कैसे आपको आसान लगता था या कैसा लगता था? मुझे तो बहुत अच्छा लगता था कि स्टूडेंट लोग को पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता था, और जो क्लास रहता था कभी हम लोगों ने उस क्लास को मिस नहीं किया। पूरे लगन के साथ मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, और लगन के साथ अपना रूटीन जो था हम लोग का रहता है, मैंने हर रोज़ ऑपरेशन नहीं होता है, कभी आउटडोर रहा, कभी ऑपरेशन रहा, इस तरह करके रूटीन है हम लोगों का। तो जब मैं HOD हुई तो मुझे ही रूटीन बनाना पड़ता था। अच्छा अच्छा। और सारे डिफरेंट यूनिट्स से जी 3-4 यूनिट से सबको ड्यूटी देना पड़ता था कि आज इनका आउटडोर है, इनका OT है, इस तरह की ड्यूटी देनी पड़ती थी। पूरे अस्पताल की व्यवस्था प्लस उसमें पढ़ रहे बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, सारी व्यवस्था आपके हाथों में थी। उस टाइम तो सारी व्यवस्था हम लोग के हाथों में थी। क्लास भी हम लोग बहुत लगन से लेते थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप बच्चों को पढ़ाती थी, मेडिकल के छात्रों को छात्राओं को पढ़ाती थी, उस समय के किसी रोचक प्रसंग की अगर आपको याद हो तो उसको साझा करें। उस समय तो ऐसा कोई रोचक प्रसंग नहीं था, लेकिन उस समय तो हम लोग का रूटीन बना रहता था कि 8 बजे सुबह से इतने बजे तक 8 से 9 क्लास है, उसके बाद आउटडोर है, फिर OT है, सब एक ही दिन में होता था। तो बच्चों को पढ़ते वक्त जब आप पढ़ाया करती थी तो उनको आपके साथ एज ए विद्यार्थी या मातृत्व यानी मदरली महसूस होता था? ऐसा कभी आपने सोचा कि हम क्या करें कि उनको इस तरह से अनुभव हो और बड़े दुलार प्यार से अपने बच्चों की तरह जो भी सीखना है वो सीखें? नहीं, देखिए हम लोग जो क्लास लेते थे तो उस समय तो बिल्कुल लगता था कि हम टीचर हैं, वो मेरे स्टूडेंट हैं जी। उस ढंग से हम लोग क्लास लेते थे। और कुछ बताना हुआ तो उसमें मदरली तो नहीं कहिए, लेकिन एज ए सीनियर की तरह, चूँकि हम लोग के यहाँ मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे नियम कानून थे जी, और उस नियम कानून के दायरे में ही अपना सब काम करना होता है। अब उस नियम कानून के दायरे में अपना काम करना पड़ता था जी। इस उम्र में भी आप इतनी सक्रिय हैं, इतनी फिट हैं, मरीजों की भी काफ़ी लगन से सेवा करती हैं। इसको आप जितना अधिक से अधिक हो सके हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि एक निश्चित उम्र के बाद लोग शिथिल पड़ जाते हैं और अपने पेशे से भी धीरे धीरे कटने लगते हैं, लेकिन आप तो आज भी उतनी ही सक्रिय हैं। आप अपना दिनचर्या बताएं। दिनचर्या तो सुबह उठना, और बस यही मेरा ये रहता है कि अब हमको नर्सिंग, अब तो मैं नर्सिंग होम में काम करती हूँ, तो अपने प्राइवेट क्लिनिक में जाना है और वहाँ ऑपरेशन है, आउटडोर है, मैं अपने पूरे लगन के साथ मरीजों के साथ व्यवहार करना है।
आपके डॉक्टर बनने में, आपके जीवन निर्माण में आपके माता पिता और आपके परिवार की क्या भूमिका रही है? मेरे माता पिता ने मुझे डॉक्टर बनने में या मेरे दिनचर्या में, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही प्रोत्साहन दिया, क्योंकि मेरी माँ भी प्रोफेसर थी और अपने समय की टैलेंटेड स्टूडेंट थी। उस समय वो साइंस कॉलेज में पढ़ती थी, जबकि बहुत वो गांव से आई थी, साइंस कॉलेज में पढ़ती थी। और अपने सीनियर डॉक्टर के.डी. अरोरा, उस समय जो डॉक्टर थी, उन लोगों ने काफ़ी कुछ प्रोत्साहन लिया। पिताजी भी डॉक्टर थे आपके? नहीं, मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं थे, वो वकील थे, पेशे से वकील थे। और यहाँ पर बाद में उन्हें महंत मनियारी का दर्जा मिला। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने पिताजी का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो जहाँ से आपकी मातृभूमि का लगाव है, उसके बारे में बताएं। जैसा आप कुछ बताएं कि मेरी माँ गांव से आती थी। मेरी माँ गांव से आती थी, लेकिन अपने समय की वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, इसलिए उनका एडमिशन, उन्होंने खुद से अपना एडमिशन बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में कराया, पटना में। यानी आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही बहुत ही मेधावी था, पठन पाठन को प्रेरणा देने वाला था, इसलिए डॉक्टर बनना या इस तरह से विद्यार्थी बन करके समाज में योगदान देने की प्रेरणा माता पिता से मिली। उसमें माता और पिता में ज़्यादा किसका योगदान था? मेरी माँ का ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि मेरी माँ भी पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। वही माँ ही आपको पढ़ने लिखने की पूरी प्रेरणा हाँ, देते मेरी रही। माँ ही से मुझे पूरी प्रेरणा मिलती थी। मैं जानना चाहता हूँ कि जो, जैसा कि मैंने आपसे आपके दिनचर्या के बारे में पूछा कि इतना जो फिट रहती हैं, थोड़ा सा और बताएं कि फिट रहने का क्या एक्सरसाइज, क्या व्यायाम, क्या योगासन, कब उठना, कितना देर अपने हॉस्पिटल के लिए समय देती हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। दिनचर्या तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई खास नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। अपना रूटीन से सारा काम करते हैं और मेरा एम रहता है कि मैं टाइम पर अपने हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। तो लगभग कितना समय आप अपने अस्पताल को देती हैं आज भी? मैं अपने अस्पताल को 7-8 घंटा तो देती ही हूँ इस उम्र में? इस उम्र में। और मुझे काम करने में बिल्कुल थकावट नहीं लगता है। ऑपरेशन करना, ये सब तो मेरे लिए एक मेरा जुनून है। ऑपरेशन करना, मरीजों को देखना, उन लोग को कुछ हमसे लाभ मिले, ये तो मेरा जुनून है। इस उम्र में आप 7-8 घंटा काम करती हैं। अमूमन युवा वर्ग के लिए जो कार्यावधि है, काम की अवधि है, वो 7-8 घंटा है। 8 घंटे में 1 घंटा लोग विश्राम भी करते हैं, लेकिन इस उम्र में आप 8 घंटे काम करती हैं। निश्चित रूप से ये प्रशंसनीय है। यही तो दर्शकों को इंस्पायर करता है, बताता है कि देखिए आप लोग किस तरह से समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, धरोहर हैं। मैं अपने डॉक्टरों के लिए जानना चाहता हूँ, नए डॉक्टरों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो यही नए डॉक्टरों से भी यही चाहूँगी कि वो पूरी लगन के साथ काम करें, ऑपरेशन करें। और हमारे जो लोग इंस्टीट्यूट में पोस्टेड हैं, तो वो लोग अपना रूटीन से जो उनको वर्क मिला है उस वर्क को करें। चलते चलते हम अपने दर्शकों के लिए, जनता के लिए आपसे जानना चाहेंगे, उनको आप क्या संदेश देंगी, कैसे वो आपसे और कुछ ज्ञान सीखें, वो प्रेरित हों? मैं जनता को यही संदेश दूंगी कि कुछ भी उनको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। अगर पैसे की दिक्कत है तो हम लोगों का जो श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज है या सदर अस्पताल है, उसमें तो पैसा लिया नहीं जाता है, इसलिए वो लोग आराम से अपना कंसल्टेशन वहाँ कर सकते हैं। लेकिन
उसको इग्नोर ना करें। यानी जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आता है, कोई रोग आता है, तो उसको इधर उधर में अपना वक्त बिताना नहीं चाहिए, बल्कि सबसे पहले किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए और मिल कर के डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलना चाहिए। इसके लिए गरीब से गरीब रोगियों के लिए सदर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जैसी संस्थाएं हैं। आप से मिलकर, आपसे बातें करके हमारे समाज के लोगों को बहुत प्रेरणा मिली कि ऐसे ही कोई व्यक्ति इतना मशहूर नहीं होता, उसमें किस तरह से लगन जुनून होता है। सबसे ज़्यादा तो इंस्पायरिंग ये लगा कि आज भी आप 8 घंटे काम करती हैं, अर्थात हमारे देश और समाज के जनता को अधिक से अधिक काम करने से बिल्कुल भागना नहीं चाहिए, उम्र से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, उम्र को अपने लिए एंजॉय करते हुए जीना चाहिए। धन्यवाद।